हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार डीएलएड का 19 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषाओं को लिखने के लिए कुछ मानक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। एक भाषा या अनेक भाषा को लिखने या बोलने के लिए प्रयोग किए गए मानक प्रतीकों को ही वर्णमाला कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पुस्तक कौन सा शब्द है? तो पुस्तक है जो गाइस ये तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो इस वाक्य में करण की विभक्ति है, क्योंकि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है और वाक्य में करण कारक है। से के द्वारा करण कारक है। जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे वह कलम से लिखता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? तो अर्थालंकार के कुल 12 भेद होते हैं। जहाँ अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनयोक्ति, संदेह, प्रतिमान आदि अर्थालंकार हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि जब दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ। जब दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ होता है सभी साथी एक ही जैसे। जस दूल्हा तस बनी बारात का अर्थ होता है सभी साथी एक जैसे हैं। वाक्य प्रयोग, विवाह में दूल्हा और उसका पिता तो शराब पिए ही थे और उसके साथ आए बाराती भी शराब पिए हुए थे। जो जस दूल्हा तस बनी बारात वाली कहावत को पूरा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। रॉकेट एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया तथा बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित है। तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकने और रॉकेट को आगे की दिशा में समान अनुपात का बल मिलता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? गांधी जी ने चौरा चोरी कांड घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 में हुए चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन था पुर्तगाली। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारतीय समुद्र तट पर आने वाला प्रथम यूरोपीय था। वह 1498 ईस्वी में गुड होप अंतर्द्वीप से होते हुए भारत के मालाबार तट के निकट कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। उसके परवर्ती अभियानों के परिणामस्वरूप भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की स्थापना हुई। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो खून को बहने से रोकने में विटामिन के जो है वो सहायक है। जब कभी शरीर से खून बाहर निकलना शुरू होता है शरीर में मौजूद विटामिन के सक्रिय हो जाता है और रक्त का थक्का बनाकर शरीर से ज़्यादा खून बहने से रोक देता है। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है तथा रक्त का थक्का जमाने के लिए अत्यावश्यक होता है। रक्त का थक्का बनना मनुष्य के शरीर की एक विशिष्ट क्रिया है। यदि रक्त का थक्का न बने तो चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी संभव है तथा कभी कभी रक्त का थक्का बनना जानलेवा भी हो जाता है। जैसे मस्तिष्क में ब्लड क्लॉटिंग कई बार व्यक्ति को लकवाग्रस्त भी बना देती है। अगला क्वेश्चन, मायोपिया का संबंध कौन सी दृष्टि से है? तो मायोपिया का संबंध निकट दृष्टि दोष से है। मायोपिया एक नेत्र विकार है। यह आमतौर पर निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। इस विकार में पास की वस्तुओं को आँख से स्पष्ट रूप से देखा जाता है लेकिन
दूर की वस्तुओं को धुंधला दिखाई देता है, अतः यह इसके नाम के विपरीत है क्योंकि निकट दृष्टि में एक आंख की दूरदर्शिता कमजोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। 1824 में इनके परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 17 वर्ष की अवस्था में कार्ल मार्क्स ने कानून का अध्ययन करने के लिए वॉन विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश लिया। तत्पश्चात उन्होंने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालयों में साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। इसी काल में वह हीगल के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। 1839 से 41 में उन्होंने द्रामकर्तिस एवं एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर शोध प्रबंध लिखकर डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उच्च एसी को निम्न एसी कौन परिवर्तित करता है? ये एसी होगा ना एसी होगा, ठीक है। उच्च एसी को निम्न एसी कौन परिवर्तित करता है? तो उच्च एसी को निम्न एसी ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। इन्वर्टर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो निम्न वोल्टेज वाले डीसी को उच्च वोल्टेज वाले एसी शक्ति में परिवर्तित करता है। इन्वर्टर 12, 24 या 48 वोल्ट डीसी ले सकता है और इसे 230 वोल्ट डीसी में परिवर्तित करता है। उच्चापी ट्रांसफार्मर का प्रयोग घरेलू इन्वर्टर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र, हालांकि बुध ग्रह सूरज के सबसे करीब है इसलिए उसे सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन सूरज के इतने करीब होने की वजह से ही उसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है, जबकि शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है जो एक तरफा रास्ते का काम करता है। भारत की सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो भारत की सीमा कुल 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। 7 देशों से मिलती है भारत की सीमा। इसमें देखिए गाइस, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल है। इसमें नेपाल, भूटान और म्यांमार की सीमाओं पर लोग आसानी से एक दूसरे देश में जा सकते हैं। वहीं पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की सीमाओं पर कड़ी चेकिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक रूस का निर्माण किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रूस का निर्माण स्टॉलिन को कहा जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता जोसेफ स्टॉलिन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरिपथ के कोमल कमल इसमें कौन सा अलंकार है? हरिपथ के कोमल कमल इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के बारे में जान लीजिए आप लोग। उपमेय और उपमान में जब अंतर दिखाई ना दे तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। रूप तथा गुण की समानता के कारण उपमेय सादृश्य को उपमान प्रसिद्धि का रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ऐसा वाक्य जहाँ आपको उपमेय और उपमान में किसी भी प्रकार का अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आप उसे बिना किसी झिझक के रूपक कहेंगे। इसके अंतर्गत अर्थ निकालने पर रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे चंद्रमा रूपी खिलौना, कमल रूपी पैर, बसंत रूपी मेहमान आदि, जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेघ आए बन ठन के कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। परिभाषा देख लीजिए इसकी, जहाँ काव्य में चेतन अचेतन अवस्था का संबंध तथा क्रियाकलापों को मनुष्य के व्यवहार से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ बेजुबान में जान होने का संकेत मिले वहाँ मानवीकरण अलंकार की उपलब्धता होती है। हम जानते हैं कि अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हिंदी साहित्य में स्वतंत्रता से पूर्व अधिक देखने को मिलता है। मुख्यतः छायावादी कवियों ने मानवीकरण अलंकार का अधिक प्रयोग किया है।